और यह हदायत कर दी थी कि इन कुव्वतों को गोगला के अलावा किसी दूसरी जात पर इस्तेमाल न किया जाए। सो मैंने इसकी अमानत इस तरह खर्च की जैसा कि उसने मुझे कहा था। और देखो तुम कि गोगला कैदी है और मकसद है इसका ये कि वो कास्ट नहीं है। और सोचो तुम योशना कितना अजीम है, और देखो तुम मुझे कि मैं उसका वफादार मौजूद हूँ। इसका वफादार बनकर मैंने शिकस्त नहीं खाई। योशना अजीम है, अजीम रहेगा। आज तुम ये बात सुन लो कि गोगला किसी इलाके की हुक्मरान नहीं है। लोगों ने इन बातों का भी कोई जवाब नहीं दिया था। ये सुनकर गोगला का चेहरा सुर्ख हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वो चेहरे से काफी परेशान नजर आ रही थी। सो मैंने इस वक्त मुदाखलत मुनासिब समझी। हालांकि मैं नहीं जानता था कि फलूस या योशना के जादू से मैं किस हद तक बच सकता हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये बातें पसंद नहीं आई थी और मैं ये तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि मैं इन लोगों के सामने बेबस हूं। मैं कभी भी बेबस नहीं था। मुझे सदियों ने जन्म दिया था और मैं सदियों के तिलिस्म से आशना था। सो मैंने गुर्राती हुई आवाज में कहा, सुनो गोरना के लोगों, फलूस ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन ये सोचना कि योशना सबसे बेहतर और सबसे बरतर है तुम्हारे लिए मुनासिब ना होगा और तुम मुसीबत और तबाही में फंस जाओगे। ये तबाही लाने वाला मैं हूंगा, मैं जो गोगला का साथी हूं। यह कैद मैंने इसलिए कबूल की कि गोगला ने मुझे इससे आजाद होने की पेशकश नहीं की, लेकिन अब तुम देखो कि गोगला के पास कौन कौन सी कुव्वतें हैं। मैंने कहा और मेरे दोनों हाथ इस साहिनी पिंजरे तक पहुंच गए। मैंने इन सलाखों को जो रबड़ की मानी खिंच जाती थी दोनों हाथों से हटाया और सलाखें सिमटती चली गईं। सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि अगर मैं इन सलाखों को दोबारा छोड़ देता तो वो दोबारा अपनी जगह पर पहुंच जाती, लेकिन मैंने दोनों हाथों से उन्हें इतना समेट दिया कि मैं बाहर निकल सकूं। और फिर मैंने समेटते हुए बाहर निकल आया और लोगों के मुंह से अजीब और गरीब आवाजें निकल गईं। तब मैं गोगला के पिंजरे के पास पहुंच गया। मैंने गोगला को बाहर निकाल लिया। फिर उसने खूंखार आवाज में कहा, हाँ तो योशना की कोई दूसरी ताकत या कुव्वत जो तू मुकाबले में इस्तेमाल कर सके? फलूस मुतहय्यराना अंदाज में मुझे देख रहा था। तब गोगला ने मेरी जानिब देखा और कहने लगी, काश फलूस को फना करते। सो प्रोफेसर, इस अजीबो गरीब बूढ़े के लिए मेरे दिल में हमदर्दी तो थी नहीं, अलबत्ता इसकी बुजुर्गी मुझे इसका एहतराम करने पर मजबूर करी थी। लेकिन वही बात है, जिसके साथ रहना उसी के साथ गाना। चुनाचे में फलूस की जान ही पड़ा। फलूस कई कदम पीछे हट गया था और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके नजदीक जा पहुंचा। मैं तेरा मुखालिफ नहीं हूं बूढ़े फलूस, लेकिन गोगला कास है। वो इस बस्ती की और इस इलाके की हुक्मरान है और इसकी हुक्मरानी के लिए तुझे खत्म करना बहुत जरूरी है। चुनाचे मैंने अपना हाथ सीधा करके फलूस की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। फलूस ने अपने दोनों हाथ सामने कर दिए थे। शायद वो अपनी कुव्वतें आजमाना चाहता था। उसके हाथों की उंगलियों से वैसे ही शोले निकल रहे थे जैसे मैंने गोगला की उंगलियों से निकलते देखे थे। वो शोले मेरे बदन से टकराए, लेकिन आग अगर सारी कुव्वतों का मजहर है तो आग मेरी दोस्त है। मेरा वजूद आग के शोलों में घिर गया, लेकिन मेरे हाथ बूढ़े फलूस की गर्दन पर थे और तब मैंने बूढ़े फलूस को भी इन शोलों में घसीट लिया। तब देखने का मंजर था, फलूस के सफेद बाल धड़ाधड़ जल रहे थे। वो चिल्ला रहा था और आग उसके बदन के गिर्द तंग से तंग तर होती जा रही थी। वो आग जो उसने मेरे लिए भेजी थी अब उसे खुद जला रही थी। और जैसा कि गोगला ने बताया था कि हर किस्म का जादू आग में जलकर खत्म हो जाता है, तो फलूस की भी यही कैफियत थी। वो फना हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो नीचे जमीन पर पड़ा था। तब गोगला ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, गोरना के लोगों, फलूस मारा जा चुका है और यह हमारी बस्तियों का असूल है कि जो फातेह हो वो हर तरह इस बस्ती की किस्मत का मालिक होता है। तो बताओ तुम क्या तस्लीम करते हो गोगला को, इस बस्ती का कास या नहीं? हाँ, अगर तुम इसे कास तस्लीम ना करोगे तो वो तुम पर तबाही लाएगी। और तुमने देखा मेरे साथी को कि इसने किस तरह योशना के जादू को नाकाम बना दिया। ये बात तुम ही बेहतर जानते हो कि फलूस की अपनी कुव्वत न थी जो तबाह हो गई। फलूस तो सिर्फ चंद लम्हात का मेहमान था। अलबत्ता मैं योशना को बराह रास्त ललकारती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चंद साथ के बाद तुम योशना का भी वही हशर देखोगे जो फलूस का हुआ है। तुम इस बात को अपनी आंखों से देखोगे जिसका मैं वादा करती हूँ। बस्ती के लोगों पर सकूत तारी था। इस बात में किसी किस्म के शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं थी कि फलूस मर चुका था। वहां के लोग सिर्फ जादू के प्रस्तार थे और उस शख्स को मानते थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। चुनाचे गोगला के बारे में उन्होंने इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया जैसे वो हमेशा उसे पूछते आए हों, और इन्होंने उसके आगे पहुंचकर अपना सर तस्लीम खम किया और उसकी बर्तरी को माना। गोगला फातिहाना अंदाज में फलूस के महल में दाखिल हो गई थी और उसके बाद उसने इन तमाम लोगों को कैद कर दिया जो फलूस के वफादार थे
मुझे हैरत इस बात पर हुई थी कि मैंने बूढ़े फलूस को अच्छी तरह देखा था। उम्र के लिहाज से वो बहुत ज़ईफ था। उसकी पलकें और बाल बिल्कुल सफ़ेद और बहुत बड़े हुए थे और इससे यह एहसास भी होता था कि वो बहुत ज़्यादा तवील उम्र था। लेकिन उसके बावजूद उसके महल में नौजवान लड़कियों की बहुतायत थी, जिनके बारे में सवाल करने पर मुझे गोगला ने बताया कि चूंकि फलूस हुक्मरान था, इसलिए हर हुक्मरान के लिए यह ज़रूरी बात है कि इसके पास बेशुमार कनीज़ें और खादमाएँ हों। और तुम इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही चुके हो कि काश कि यहाँ उम्रों का तयन वो नहीं है जो ऊपर की दुनिया में है। या जवानी के लिए भी एक बहुत लंबी उम्र का तयन किया जाता है, यानी ऊपर का इंसान जिस उम्र में जवान होता है, इस तबक पर उम्र उस सूरत में सिर्फ चंद बरस से आगे बढ़ती है। यानी इतनी उम्र का तयन होता है कि तुम्हारे यहाँ छठी पुश्त जन्म लेकर खत्म हो जाती है। सारी बातें हैरत अंगेज थी प्रोफेसर। बिलाशुबा जमीन के इस तबक पर आबाद दुनिया मेरे लिए बेहद दिलकश और ताज्जुब खेज थी और मैं हर चीज को बहुत गौर से देख रहा था। अभी तक मेरे जहन में यह ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी कि यहाँ मेरी भी कोई औरत हो। तुम जानते हो प्रोफेसर कि औरत तो हमेशा ही मेरी दुनिया में शरीक रही और अब मुझे इससे इतना लगाव नहीं रह गया था कि अगर वो न हो तो मैं जिंदगी को वीरान महसूस करने लगूं। मैं तो मुख्तलिफ तफरीहात का आदी था, कभी सितारा शनासी, कभी अदवार की तहजीब और कभी लोगों का अंदाज रहाइश। सो ये पुरकशिश दुनिया मुझे पूरी तरह मुतमईन कर रही थी। ताज्जुब है, इस दुनिया में जहां तुम्हें इस काज का मर्तबा दिया गया था, तुम्हारी कोई औरत न थी? प्रोफेसर की बेटी ने पूछा और मैंने उसके सवाल पर उसकी जानिब देखा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। इस वक्त तक जमीन के उस तबक पर मेरी कोई औरत न थी। आइंदा अगर आ जाती तो कुछ नहीं कह सकता था, मैंने जवाब दिया। हाँ, तुम इस दुनिया की बात कर रहे थे काश, प्रोफेसर ने कहा। हाँ प्रोफेसर, मैं जमीन के उस तबक पर किसी बददिली का शिकार नहीं था, बल्कि खुश था। गोगला की कैफियत भी अजीब थी। वो इस ख्याल में रहती थी कि किसी तरह कनाशी को शिकस्त दे और अपनी मोहब्बत का रंग बदले। न जाने उसके जहन में क्या था, लेकिन फिर भी उसकी अजीबो गरीब कैफियत मैंने बारहा नोट की थी, बारहा महसूस की थी। मैंने बगौर फलूस का महल देखा। बेहद शानदार महल था और यहाँ के लोगों को दर हकीकत इस हुस्न का एहसास न था, क्योंकि वो खुद भी इन्हीं चीजों की मानिद हसीन थे। गोगला की सूरत भी देखने के काबिल थी। बिलाशुबा उसे लाखों हसीनाओं में हसीना तस्लीम किया जा सकता था। उसके अलावा फलूस के महल में जो खादमाएं और कनीजें थीं, अपनी मिसाल लाभ थीं और अभी मैं किसी जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ था। हाँ, गोगला के बारे में महसूस करता था, जब भी वो तनहा होती है तो मुझे अजीब से अंदाज में देखती रहती है। उसकी आंखें इस वक्त बेहद अजीब और वीरान होती हैं। इन निगाहों में बहुत कुछ होता है। मैंने इन निगाहों को पढ़ा था और इनके बारे में तज्जिया भी कर लिया था। मेरा अंदाजा था कि गोगला दीवानगी की हद तक उस शख्स को चाहती है जिसका नाम कनाशी है और जो यहाँ की रवायत के मुताबिक अब योशना कहलाता है। लेकिन मोहब्बत और इंतकाम के दरमियान की ये औरत बड़ी उलझी उलझी सी रहा करती थी और मैं नहीं कह सकता था कि इसका अंजाम या इख्तिताम क्या होगा। मुमकिन था कि अगर वो कनाशी पर काबू पा लेती तो उसे मुआफ करके अपने कदमों में गिरा लेती। जहां तक उसके अपने कहने का ताल्लुक था तो वो यही कहा करती थी कि वो बिल आखिर कनाशी को शिकस्त देगी और उसे जमीन की गहराइयों में इस जगह दफन करेगी जहां से वो कभी उभर न सके। वो इसके जादू को फना कर देगी। फिर भी मैं नहीं समझ सका था। वो इंतकाम और मोहब्बत के दो जज्बों में फंसी हुई थी। वो बैक वक्त कनाशी को चाहती थी और उससे शदीद किस्म की नफरत भी करती थी। अलबत्ता मैंने महसूस किया था वो बेपनाह उलझी हुई थी और उसकी उलझनों को महसूस करके मैंने गोगला से कनाशी के बारे में बात की। लेकिन गोगला, क्या जरूरी है कि तुम अपने जादू से कनाशी की कुव्वतों पर भी काबू पा लो? मैंने सवाल किया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ रही हूँ काश। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं फलूस के जादू ही से न निमट सकी थी? लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वो फलूस का जादू नहीं था बल्कि कनाशी का जादू था। जहां तक फलूस की हैसियत और कुव्वत का ताल्लुक है तो उसे मैं बासानी फना कर सकती थी। ठीक है, कनाशी ही का जादू से, लेकिन क्या तुम उसके सामने बेबस नहीं हो गई थी? मेरे साथ तुम जो हो, उसने प्यार भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और मैंने उसकी जानिब देखा, फिर बोला, ठीक है गोगला, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम लोगों की मानिद जादू की कुव्वतें नहीं रखता, बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से मैं जरा बालातर हूँ। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। मैंने कहा, काश तुम अपने आप को जिस कदर कमतर बनाकर पेश करते हो, मुझे उस पर बाज़ औक़ात हैरत होती है और बाज़ औक़ात गुस्सा भी आता है। क्यों? इसलिए कि तुम वो हो जो इस रोए ज़मीन पर दूसरा कोई नहीं है। गोगला ने प्यार भर लिया। जब मैं कहा, गोगला तुम्हारा कहना मुमकिन है किसी हद तक ठीक हो, लेकिन जादू के मामले में तो मेरी कोई मालूमात नहीं है। इस सिलसिले में तो मैं कुछ जानता ही नहीं। अगर मैं थोड़ा सा जादू सीख जाता तो ज्यादा अच्छा होता। गोगला कुछ सोचने लगी थी, फिर उसने पुरख्याल अंदाज में मुझे देखा और बोली, तो तुम जादू सीखना चाहते हो काश? मैं जानना चाहता हूँ कि यह कैसा इल्म है जो एक आम इंसान को इतनी ताकत देता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तवील उम्र दरकार है काश।
मेरा मकसद है कि तुम्हें अपने सारे मशागल तर्क करने के बाद एक लंबे अरसे तक तन्हाइयों में रहना होगा। जादू सीखने के लिए तन्हाइयां बेहद जरूरी हैं। मैं ये तन्हाइयां अपनाऊंगा गोगला, क्योंकि मैं इस इल्म को सीखना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरी एक बात मानोगे काश? गोगला ने इजाजत भर लहजे में कहा। हाँ कहो। क्यों ना तुम इस वक्त तक इस ख्याल को जहन से निकाल दो जब तक कि मैं कनाशी पर काबू न पालूं। ठीक है गोगला, मुझे इस पर एतराज नहीं है, लेकिन फिर यह सवाल पैदा हो जाता है कि तुम कनाशी की कुव्वतों के मुकाबले में मुकम्मल नहीं है। इस अंदाज में अगर कहीं तुम कनाशी पर काबू पाने में नाकाम हो जाती तो मैं तुम्हारी मदद करता। बहर सूरत मेरी जिस्मानी कुव्वत है जिस कदर है, इसके साथ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सोच लो, अगर तुम किसी जादू की उलझनों में फंस गई तो शायद मैं तुम्हारी मदद न कर सकूंगा। गोगला किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। फिर उसने आहिस्ता से मेरी जानिब देखा और बोली, तब हमें सलानूस को पुकारना पड़ेगा। सलानूस कौन है? मैंने सवाल किया। उस्ताद आजम, जिसने मुझे इल्म की दौलत से रोशनास कराया है और जो इस जमीन के तबक का कदीम तरीन इंसान है। बहुत अजीम इंसान है वो, इस दुनिया का हुक्मरान जो सदियों से जिंदा है। ओह, कहाँ है वो? जमीन की गहराइयों में, वहां जहां बर्फ के तोदे इकट्ठे हो गए हैं, दफन है। वो हमेशा जमीन में दफन रहता है। हाँ, जब उसे पुकारा जाए तो इस पुकार पर गौर करता है और जब काबिल गौर समझता है तो आ जाता है। मैं इसके साथ एक तवील अरसा तक रही हूँ और उसी ने मुझे अलूम की दौलत से बहरावर किया है। लेकिन तुम्हारी दुनिया के हिसाब से जब 12 बरस गुजर जाते हैं तो वो खुद ब खुद कुछ लम्हात के लिए जमीन से बाहर आ जाता है और बाहर की दुनिया के नज़ारे करता है, मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, मुस्तकबिल की पेश गोइयां करता है और फिर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। ओह, मैंने ताज्जुब से आंखें फाड़ी, गोया मेरी नस्ल का कोई दूसरा फर्द है। मैंने दिल ही दिल में सोचा और मेरी दिलचस्पी को और बढ़ गई। तो मैंने गोगला से पूछा, लेकिन सलानूस के पास तुम क्यों जाओगे गोगला? इससे मशवरा लेने। सलानूस से मैंने ये बात पहले ही कर दी थी कि मैं जो कुछ सीख रही हूँ वो एक इंतकाम का जज्बा रखता है। बिलाशुबा मैं काश बनना चाहती हूँ, लेकिन इसमें भी एक जज्बा पनाह है। वो क्या गोगला? मैंने सवाल किया। काश दरअसल मैं कनाशी को शिकस्त देना चाहती थी और उसे इंतकाम लेने के लिए मैंने ये इल्म सीखा। सलानूस आजम ने पहले तो मुझे मना किया कि मैं किसी इंतकाम के जज्बे के तहत जादू सीखने की कोशिश न करूं, लेकिन फिर वो मेरी लगन से मुतासर हो गया। एक तवील अरसे तक उसने मुझे अपनी सोहबत बख्शने के बाद आज़ाद कर दिया था और कहा था कि मैं उससे ज्यादा उसके पास नहीं रह सकती। हाँ, मैंने उसे कभी नहीं पुकारा, लेकिन उसने मुझे इजाजत दी थी कि अगर मैं जिंदगी में 3 बार उसे पुकारूं और अगर मुझे उसकी जरूरत पड़े तो वो मेरी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। चुनांचे क्यों ना हम इससे मशवरा करें, मैं उसके पास जाऊं, उसे पुकारूं और तुम्हारा मसला उसके सामने पेश कर दूं। गोगला ने कहा। हाँ जरूर गोगला, मैं उससे मिलना पसंद करूंगा, मैंने जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। और ये बस्ती चूंकि मेरी मलकियत है, ये इलाका मेरे ज़ेरे निगरानी है, इसलिए यहाँ से जाने से पहले जरूरी है कि अपना कोई निशान या जानशी यहाँ छोड़ दूं। जानशी कौन होगा गोगला? मैंने सवाल किया। इस जानशी का मुझे इंतखाब करना होगा काश, और ये तो तयशुदा अमर है कि हम इस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि योजना के लिए कोई मुनासिब फैसला न कर लिया जाए या ऐसे किसी फैसले के तहत हमें यहाँ आने की जरूरत पेश ना आ जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? गोगला ने पूछा और मैं पुरख्याल निगाहों से उसे देखने लगा। ठीक है गोगला, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारे मामलात हैं, इनके बारे में तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। मैं हर तरह तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तक कुव्वतों के हसूल का मामला है, यूं भी मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है तो दुनिया का कोई जादू मेरे लिए खतरे का बायस नहीं है, इसे मैं पूरी तरह निमट सकता हूँ। हाँ, ये दूसरी बात है कि इस जादू के खिलाफ मेरी ताकत कोई ऐसा कदम न उठा सके जिसे मैं मुअस्सर कहूँ। चुनाचे जो कुछ भी हो रहा है गोगला, वो तुम्हारे लिए है और इस जमीन के मामलात मुझसे बेहतर तुम जानती हो, मैंने जवाब दिया। ठीक है काश, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गई हूँ और मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत कुछ जान जाऊंगी। मेरा जहन आजकल जिस कशमकश का शिकार है, मुमकिन है तुम उस पर यकीन न करो, लेकिन ठीक है, वक्त आने पर मुमकिन है हम कोई बेहतर फैसला कर सके। मैंने गोगला की बात का जवाब नहीं दिया था। ढके छुपे अल्फाज में वो जिन ख्यालात का इजहार कर रही थी मैं उनसे वाकिफ था। और प्रोफेसर, जहाँ तक मेरा मामला है तो शायद मैं तुम्हें पहले ही हमेशा बताता रहा हूँ कि मैंने बाज़-औक़ात जिंदगी के इक़दार से बेपनाह पस्ती में गिरकर इक़दामात किए हैं और मुझे अपने इन इक़दामात पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं हुई। बस जाहिर है मैं अपना मतलब निकालने के लिए ऐसे काम भी कर सकता था जो इंतहाई पस्त होते, लेकिन मेरे ज़र्फ ने किसी कमज़ोर पर, किसी मजलूम पर बर्तरी हासिल करने के लिए मजबूर नहीं किया और मैं हमेशा ऐसे लोगों की इमदाद ही करता रहा। गोगला बिलाशुबा हसीन थी, उसके हसूल की ख्वाहिश भी की जा सकती थी, लेकिन उसने जो बातें की थी उनसे प्रोफेसर मेरी अना को जख्म लगा था। मैंने सोचा था कि ये औरत एक दूसरे मर्द से मुतासिर है और अगर उससे मायूस होने के बाद ये मेरी तरफ रागिब होती है तो ये मेरी शख्सियत का दाग है कि नाशी उसको मिल जाए, उससे मुलाकात के बाद वो या उसे अपनी नफरत का शिकार बना ले और उसके बाद या मुझसे रगबत का इजहार करे तो शायद मैं उसे अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात दे दूं।
लेकिन इस सूरत में जबकि वो सिर्फ जज्बाती होकर मुझ तक आए, यह मेरा ख्याल है मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। गोगला ने फलूस के महल में उस तरह कब्जा जमा लिया था जैसे कि वो बरसों से उसकी मेरास हो। गोरना बस्ती के लोग उसके साथ ताउन कर रहे थे, उसके अहकामात की तामील कर रहे थे। फिर जब एक सुबह उसने अपने दरबार में, हाँ प्रोफेसर मैं उसे दरबार ही कहूंगा, वही अंदाज था जो आम दुनिया का होता है, तो जब उसने अपने दरबार में बेशुमार लोगों को तलब किया और फिर उसमें से एक सेहतमंद और तवाना शख्स को इशारा करके अपने नजदीक बुलाया तो मैंने दिलचस्प निगाहों से उस शख्स को देखा। तुम्हारा नाम सलासी है? गोगला ने सवाल किया। हाँ मेरा नाम सलासी है, उस शख्स ने निगाहें झुका ली और अदब से जवाब दिया। और मैं ये भी जानती हूँ सलासी के बेशुमार लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। हाँ मैं इनके हर तरह काम आने की कोशिश करता हूँ, सलासी ने जवाब दिया और फिर मुतहय्यराना अंदाज में बोला, लेकिन मुकद्दस कास मैं नहीं जानता कि तुझसे ये बातें किसने कही। मेरे इल्म ने सलासी, क्या तुम मेरे इल्म को इल्म नहीं समझते? गोगला ने अजीब से अंदाज में पूछा। नहीं मुकद्दस कास, मैं ऐसा नहीं समझता, बस यूं ही मैंने सवाल कर लिया था। तो सलासी सुनो, मैं योजना को शिकस्त देने का अज़्म कर चुकी हूँ और इस अज़्म के तहत मैं खुद उसके पास पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसे शिकस्त देना है और इस पूरे इलाके पर मुझे अपनी हुक्मरानी कायम करनी है। इसलिए इब्तिदाई तौर पर मैं अपनी मफ्तूह जमीन तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। तुम मेरे नायब की हैसियत से जमीन पर हुक्मरानी करोगे और मेरे गैर मौजूदगी में मेरे कास रहोगे। हाँ अपनी कुव्वतें तुम्हें बख्श रही हूँ, वो कुव्वतें जिनसे तुम किसी भी छोटे दुश्मन का बासानी मुकाबला कर सकोगे। और मुझे यकीन है इस बात का कि योजना तुम तक नहीं पहुंच सकेगा, और जब मैं योजना तक पहुंच जाऊंगी तो ये देखूंगी कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी कारकर्दगी क्या रही है। मुमकिन है मैं तुम फिर किसी इलाके का सबसे बड़ा मुदब्बिर बना दूं, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुकद्दस कास के अहकामात की तामील न करना गुनाह अजीम है और सलासी इस गुनाह अजीम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी तेरे लिए हाजिर है और अब जब तूने इतना बड़ा एजाज बख्शा है तो मैं जो कुछ करूंगा कम होगा। मैं इस एजाज को अपने लोगों के इस्लाह करने पर सर्फ करने की कोशिश करूंगा। मैं इस एजाज का जवाब उसी तरह दे सकता हूं कि तेरे नाम के साथ इस बस्ती के लोगों को बेहतर जिंदगी और बेहतरीन जरूरियात फराम करता रहूं। तो आओ मेरे सीने से लग जाओ। गोगला ने दोनों हाथ फैला दिए और दूसरे लम्हे वो शख्स गोगला के जिस्म में इस तरह पवस्त हो गया जैसे वो एक जान दो कालिब हो, लेकिन इस मिलाप में किसी किस्म के ऐसे जज्बात नहीं थे जिनमें एक औरत और मर्द का तसव्वुर हो। सलासी के चेहरे पर बेपनाह अकीदत थी और गोगला के चेहरे पर ऐसे तासरात जैसे वो अपने किसी अदना मुलाजिम से गले मिलकर उसे इज्जत बख्श रही हो। तब सलासी पीछे हटा, उसने अपने हाथों की जानिब देखा और फिर अपने पैरों की तरफ, और हुआ यूं कि अचानक सलासी के कदम जमीन से उठने लगे। वो फिजा में कई गुना ऊंचा चला गया था और फिर वो मुतहय्यराना अंदाज में इसी तरह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में जमीन नहीं थी, जमीन काफी नीचे थी और देखने वाले ताज्जुब से उसे देख रहे थे। तब आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन पर उतर आया और उसने एक मुसर्रत अमेज नारा लगाया जिसमें गोगला की तारीफ और तौसीफ की गई थी। तूने महसूस किया सलासी कि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था? क्या तुझे अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस हुई? हाँ मुकद्दस कास, यूं महसूस हो रहा है जैसे जमीन के बहुत से पोशीदा राज मुझ पर खुल गए हैं। मेरी पहुंच आसमानों के वुस्सतों तक हो। बिलाशुबा मैं ये समझ रहा हूं कि मुझ में नुमाया तब्दीलियां आई हैं, सलासी ने कहा। ये तब्दीलियां वो एजाज हैं सलासी जो मैंने तुझे बख्शा है, गोगला ने कहा। हाँ मुकद्दस कास, मैं ये एजाज हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा और तेरे इस इनाम को हमेशा मद्दे निगाह रखूंगा जो तूने मुझे अता किया। तो अब गोरना के लोगों तुम्हारा कास सब सलासी है, तुम इसके अहकामात की तामील करोगे और अगर ये तुमसे बद मुआमलगी करे या तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आए तो तुम इसका हिसाब सख्ती से करोगे। मैं इस हिसाब को देखूंगी और इसके बाद सलासी के मुस्तकबिल का तयन करूंगी। और गोरना के लोगों ने गोगला के नाम के नारे लगाए और प्रोफेसर बहुत सी चीजें वहां बैरूनी दुनिया से मुख्तलिफ न थी। खुशी का अंदाज, गम का इजहार, एक दूसरे पर एतमाद और बेएतमादी, सब कुछ इसी अंदाज में था जिस तरह तख्तुल सरा के ऊपर वाली जमीन पर। अलबत्ता मैं एक खामोश तमाशाई ही की हैसियत रखता था। गोगला ने सलासी को सबसे बड़ा मुदब्बिर मुकर्रर करने के बाद यह दरबार बर्खास्त कर दिया। लोग वहां से चले गए। तब वो मेरे साथ फलूस के महल के उस हिस्से में आ गई जहां कभी फलूस की नशिस्त हुआ करती थी। वो एक नशिस्त गाह पर दराज हो गई थी। इंतहाई आरामदेह नशिस्त गाहें थी और जिस जगह हम लोग बैठे हुए थे वहां का माहौल बेहद रोमान परवर था। गोगला की नीम बाज आंखों में हल्की हल्की मुस्कुराहट झांक रही थी और मैं बगौर उसे देख रहा था। तब उसने एक तवील सांस लेते हुए कहा, बड़ी खुशी हो रही है काश, कितनी खुशी हो रही है। मैं जिंदगी के इन मसाइल से आहिस्ता आहिस्ता ओहदा बर आ होती जा रही हूँ। ये जो मेरी तवील तरीन जिंदगी में हमेशा मेरे जहन से चिपके रहा करते थे, बस अब एक आखिरी फांस रह गई और मैं उसे फांस ही कहूंगी क्योंकि मेरे साथ तुम जैसा जवां मर्द है और ये फांस योशना या कनाशी है। और इसके बाद मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी का रास्ता क्या होगा और कौन सा होगा,
और तुम इस रास्ते पर कहाँ खड़े हुए होगे। कोकिला की बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो जो कुछ कह रही थी वो उसके जज्बात थे और बेशुमार लोगों के दरमियान मेरी हैसियत एक अहमद की तरह रही थी, लेकिन मुझे ये हमाकतें ही पसंद थी।